हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। मेरा नाम है दीपक तंवर और आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 की स्टार्टिंग। चैप्टर का नाम है प्रेमचंद के फटे हुए जूते। इससे पहले तो 4 चैप्टर हैं वो हम पिछले वीडियो सेशन में कंप्लीट कर चुके, तो जिसने नहीं देखे वो फटाफट से प्लेलिस्ट चेकआउट कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो आज का चैप्टर लिखा है हमारा हरिशंकर परसाई ने, और क्या है प्रेमचंद के फटे हुए जूतों का राज, वो आज हम पर्दाफाश करने वाले हैं। हरिशंकर परसाई, जैसे कि हमें पता है कि जब भी हम हिंदी में पाठ्य आरंभ करते हैं हमेशा लेखक का या फिर लेखक के बारे में, लेखक की जीवनी से थोड़ा सा अंश हमेशा पढ़ते हैं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। हरिशंकर परसाई का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जनपद में इटारसी के निकट स्थित जमानी नामक ग्राम में हुआ था। कहां हुआ था भैया? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में। ज्यादा याद नहीं रहे तो 22 अगस्त 1924 को यह हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा से स्नातक तक की शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई। कहां हुई? मध्य प्रदेश में ही हुई। तदुपरांत इन्होंने नागार्जुन विश्वविद्यालय से एमए हिंदी की परीक्षा जो है वो उत्तीर्ण की और इनके पश्चात कुछ वर्षों तक इन्होंने अध्यापन कार्य किया। इन्होंने बाल्यावस्था से ही कला साहित्य में रुचि क्या कर दिया था? प्रारंभ कर दिया था। इनकी रुचि शुरू से ही। वे अध्यापन के साथ साथ साहित्य सर्जन भी करते रहे। दोनों कार्य साथ साथ न चलने के कारण अध्यापन कार्य छोड़कर साहित्य साधना को ही इन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। इनको लगा कि ये जो दोनों कार्य हैं मेरे क्या नहीं चल रहे, साथ साथ नहीं चल रहे, क्योंकि दो नावों सवार व्यक्ति किसी भी नाव का हिस्सा नहीं। करेक्ट। तो क्या किया इन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। किसको? साहित्य साधना को। इन्होंने जबलपुर में वसुधा नामक, याद रखना इंपॉर्टेंट है, जबलपुर में वसुधा नामक पत्रिका के संपादन एवं प्रकाशन का कार्य प्रारंभ किया, लेकिन अर्थ के अभाव में के कारण यह बंद करना पड़ा। अर्थ अर्थात जिन चीजों के बारे में लिखना चाहते हैं उनके लिए इनको क्या चाहिए? आर्थिक स्थिति। आर्थिक अर्थात अर्थ मनी भाई। इनके निबंध और व्यंग्य समसामयिक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते थे, लेकिन इन्होंने नियमित रूप से धर्मयुग और साप्ताहिक हिंदुस्तान के लिए अपनी रचनाएं लिखी। पत्रिकाएं कौन सी? धर्मयुग और साप्ताहिक हिंदुस्तान। 10 अगस्त 1995 को इनका स्वर्गवास हो गया और हिंदी गद्य साहित्य के व्यंग्यों में हरिशंकर परसाई का अग्रगण्य थे। और इनके व्यंग्य विषय सामाजिक एवं राजनीतिक हो रहे। व्यंग्य के अतिरिक्त इन्होंने साहित्य की अन्य विधाओं पर भी अपनी लेखनी चलाई, परंतु इनकी प्रसिद्धि व्यंग्यकार के रूप में हुई। परसाई जी के कृतियों में हंसते हैं, रोते हैं। कृतियां हैं इनकी कौन सी? हंसते हैं, रोते हैं। और कुछ कृतियां हैं इनकी परसाई जी की जिनमें जैसे उनके दिन फिरे कहानी संग्रह है, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज उपन्यास, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे होते हैं क्या? हाँ, सुना है मूवीज में चुड़ैल के पांव पीछे होते हैं, है ना। तो बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का तावीज, शिकायत मुझे भी है, बिल्कुल बहुत सारी शिकायत है। और अंत में निबंध संग्रह, वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, व्यंग्य संग्रह उल्लेखनीय। तो इसीलिए इनको क्या कहा गया है? इनको कहा गया व्यंग्यकार। क्यों? क्योंकि इनकी जो रचनाएं हैं वो व्यंग्य में बहुत ज्यादा है और प्रभावशाली है, इसलिए। और आज का जो चैप्टर है वो भी व्यंग्यकार के आधार, यानी व्यंग्य पर ही आधारित है ना। व्यंग्य कसर है, किस पर है, कौन है और क्या है, चलो देखते हैं। परसाई जी के सामने प्रेमचंद तथा उनकी पत्नी का एक चित्र है और इसमें प्रेमचंद धोती कुर्ता पहने हैं। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये वही प्रेमचंद है जिन्हें हम मुंशी प्रेमचंद कहते हैं, जिनकी कहानियां हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आई होप आपने पढ़ी है। तो कौन सी? ज्यादा से ज्यादा
जिनमें जंगल की कहानी, गांवों की कहानी, भूतों की, प्रेतों की, सब कहानियां जो हैं इन्हीं के उपन्यासों से ली। और इनका सबसे फेमस जो अच्छा रहा वो रहा गोदान। गोदान के अलावा भी बहुत सारी है। गोदान रहा का उपन्यास है, नोवेल वो भी है। तो प्रेमचंद जी तो बहुत फेमस हैं। और हम क्या सोचते थे, प्रेमचंद जी बहुत फेमस हैं, पता नहीं मतलब कितने बड़े विद्वान। और आज हम आपको उनकी सरलता के विषय के बारे में, है ना, कि आडंबर की दुनिया से वो कितने दूर हैं, क्या ही फर्क पड़ता है, उनका ये मानना था। तो तथा उनके सिर पर टोपी है। किनकी बात कर रहा, प्रेमचंद जी की बात कर रहा भैया, है ना, प्रेमचंद जी की बात कर रहे हैं। और कहते हैं कि उनके सिर पर टोपी है, धोती कुर्ता पहने हैं, दुबले पतले से चेहरा बैठा हुआ, हड्डियां उभरी हुई, है ना, बांके से, पतले से। और चित्र को देखने से पता चल रहा है कि निर्धनता में जी रहे हैं, बिल्कुल जी रहे हैं। वे कैनवस के जूते पहने हैं जो बिल्कुल फट चुके हैं, जिसके कारण ढंग से बंध नहीं पा रहे। और बाएं पैर की उंगली जो है वो दिख रही है, दिख रही है, दिख रही है। उनकी ऐसी हालत देखकर जो लेखक है उनको चिंता हो रही है। अब लेखन कौन है यहाँ, यहाँ है हरिशंकर परसाई। करेक्ट। किनके बारे में व्यंग्य हो रहा है, अब हम व्यंग्य करेंगे प्रेमचंद जी के दूतों पर, जिन्होंने अथाह संसार के लिए मोरल, इतनी प्यारी प्यारी कहानियां, मतलब बचपन में जितनी कहानियां हमने सुनी है ना वो सारी प्रेमचंद की लिखी। अब आज पता नहीं कौन सी सुनते हो कि यदि उनकी यानी प्रेमचंद की फोटो चाहते समय ऐसी हालत है तो वास्तविक जीवन में उनकी क्या हालत रही होंगी। फोटो में क्या होता भैया, सर फोटो खिंचवा रहे 10 मिनट के लिए आ जाओ, और एकदम फटाफट से तैयार श्यार होके, जैकेट डाल के, चश्मा लगा के, बाल सेट करके, दाढ़ी सेट करके, नेल्स काट के, मेकअप करके, यूं गोरे चिट्टे बन के खड़े हो गए, हाँ अब खींचो फोटो भैया, है ना, क्योंकि ये फोटो है, एक बार के लिए चलेगा। पर वास्तविकता तो अलग है ना। मतलब ये मानते हैं हम कि अगर फोटो में इतना स्मार्ट डैशिंग लुकिंग है तो मतलब कि नॉर्मल जिंदगी में नॉर्मल रहता होगा ये इंसान, ऐसा ही है ना, सारी फोटो मेकअप की। परंतु यहां ट्विस्ट ऐसा है कि हरिशंकर परसाई जी क्या बोल रहे हैं कि यदि ये फोटो में इस तरह है, मतलब इस व्यक्ति ने अपना पूरा जोर लगा लिया अच्छा दिखने के लिए, समझ रहे मेरी बात, मस्त टोपी शोपी पहन के, कुर्ता पजामा डाल के, जूते पहन के, सेट करके उनको बैठ गए तुम एस्ट, अब खींचो फोटो, अपनी तरफ से पूरा जोर लगा लिया। परंतु अगर इसमें इतना जोर लगाया है जिसमें जूते फटे हुए हैं, तो सोचो वास्तविक जीवन में क्या, है ना, मतलब मानते हैं कि जो व्यक्ति फोटो में अच्छा लग रहा है वो थोड़ा सा और सिंपल और साधारण तरीके से जीवन जीता होगा, है ना, क्योंकि रोज आडंबर कोई नहीं कर सकता, किसी के बस की बात नहीं। तो परसाई जी कह रहे हैं, व्यंग्य कस रहे हैं कि वास्तविक जीवन में उनकी क्या हालत रही होगी। फिर उन्होंने सोचा प्रेमचंद कहीं दो तरह का जीवन जीने वाले व्यक्ति तो नहीं थे, है ना, कि एक तरफ कुछ और एक तरफ कुछ और, किंतु उन्हें दिखावा पसंद नहीं था। इनको प्रेमचंद जी को, तभी तो मॉरल स्टोरीज लिखी इतनी सारी। अतः उनकी की तथा बाहर की, अंदर की और बाहर की जिंदगी एक सी हो रही होगी। फोटो में दिख रही तथा वास्तविक स्थिति में कोई अंतर नहीं रहा होगा। जैसे ये फोटो में है उसी तरह से अपना, मतलब फोटो के लिए कहा तो आके बैठ गए, बस बात खत्म, है ना, कोई अलग से तैयारियां उन्होंने नहीं की होंगी। अब सर 10 मिनट दो, बस तैयार हो गया तो फिर फोटो। फोटो में दिख रही तथा वास्तविक स्थिति में कोई अंतर नहीं रहा होगा, तभी तो निश्चितता तथा लापरवाही से फोटो में बैठ, ठीक है बैठ के खींच ले फटाफट तो फ्री कर। वे सादा जीवन उच्च विचार रखने में विश्वास रखते थे, अतः गरीबी से भी दुखी नहीं थे। अरे स्माइल देखो भाई साहब, कितने प्यार से मुस्कुरा रहे हैं। सादा जीवन उच्च विचार, फर्क नहीं पड़ता उन्होंने अभी क्या पहना है, फर्क पड़ता है कि आप सब उनको जानते हो। क्यों, आपका बचपन इन्हीं की कहानियां सुनते सुनते बड़ा हुआ है।
और जब आप एक प्रॉब्लम में फंस जाते हो तब क्या सोचते हो कि हाँ, कहानी का सार क्या है कि हमें हमेशा जीवन में शांत रहना चाहिए। वो आई कहां से भैया? इन्हीं के हाथों से, इन्हीं की कलम से लिख कर आई है कि नहीं? सोचते हैं ना कभी यार, उस कहानी में ऐसा हुआ था, वो फंस गया था, उसने सोचा ठीक है जाने देते हैं। तो जितने भी अपने विचार है ना, तो 90% अपने बचपन के सारे विचार वो इन्हीं की कहानियों पर बेस्ड हैं। इतने अच्छे मोरल ऑफ द स्टोरीज बता रहा हूं। प्रेमचंद जी के चेहरे पर एक व्यंग्य भरी मुस्कान देखकर लेखक परेशान है। वो सोचते हैं कि प्रेमचंद ने फटे जूतों में फोटो खिंचवाने से मना क्यों नहीं किया। बेइज्जती हो जाएगी, फोटो नहीं खिंचवाऊंगा ना। होता है। अभी कल परसों की बात है, के बच्चे बैठे थे रूम में, सर तू फोटो ले ले क्लास की। बच्चा बोला नहीं, आज बाल सेट नहीं है, मैं आज फोटो नहीं। गंदा लगता है, बेइज्जती हो जाती है, हाल इधर से इधर हो गया, उसमें बेइज्जती हो जाती है। सादा जीवन उच्च विचार। तो वह सोचते हैं कि प्रेमचंद ने फटे जूतों में फोटो खिंचवाने से मना क्यों नहीं किया। फिर लेखक को लगा कि शायद उनकी पत्नी ने जोर दिया होगा, और नारी के सामने तो सर्व संसार झुका है, ये तो किस खेत की मूली, इसलिए इन्होंने फटे जूते में फोटो खिंचा लिया होगा। और लेखक प्रेमचंद की इस दुर्दशा पर रोना चाहते हैं, किंतु उनकी आंखों से दर्द भरे व्यंग्य ने उन्हें रोने से रोक लिया। हालांकि अगर उनकी वास्तविक स्थिति देखा जाए तो रोने जैसी हालत हो जाती है, परंतु इनके चेहरे की मुस्कान और इनका एकदम यूं वाइब देख कर ना, व्यंग्य सी मुस्कान और व्यंग्य सा रोना आ जाता है कि यार क्या ही बोलूं, है ना। और रही नारी की बात, तो देखो नारी के बारे में ये है, स्वयं देव जो हैं वो देवी के सामने नतमस्तक हैं, तो फिर हम किस खेत की मूली है भैया। लेखक सोचते हैं कि लोग फोटो खिंचवाने के लिए तो जूते, कपड़े, यहां तक कि बीवी भी मांग लेते हैं, फिर प्रेमचंद ने किसी के जूते क्यों नहीं मांगे भैया? क्यों नहीं मांगे? हाँ बिल्कुल, मैं भी ऐसा ही करता, कपड़ों तक बता रहा हूं। अगर लग रहा मेरे को जैकेट नहीं है तो फिट यार दे दे, फोटो खिंचवानी एक बार। जनरली सब ऐसा करते हैं, यहां तक कि लोग बीवी भी मांग लेते हैं कि यार फोटो खिंचवाऊंगा, बोल दूंगा मेरी बीवी है। ठीक है, तो प्रेमचंद जी ने किसी से क्यों नहीं मांगे? तो लेखक कहते हैं कि लोग तो इत्र लगाकर फोटो खिंचाते हैं जिसमें फोटो में खुशबू आ जाए। बिल्कुल, तो लेखक कहते हैं कि मेरा भी तो जूता फट गया है, कि तो वो ऊपर से तो ठीक है, मैं पर्दे को पूरी तरह ध्यान रखता हूँ। बिल्कुल भैया, जूता फटा हुआ है, ठीक है, नीचे से फटा हुआ, तला फटा हुआ है, दिख तो रहा है एकदम, तो मुझे क्या फोटो खिंचवानी है? कौन सा फोटो में ऊपर कर दिखेगा? कोई नहीं देखेगा ना। बस मैं अपनी उंगली को बाहर नहीं निकलने देता, मैं इस तरह फटा जूता पहनकर फोटो तो कभी नहीं खिंचवा सकता, कभी नहीं। जिसमें दिखे, मेरी फोटो में जूता दिखे, उंगली दिखे, तो वो फोटो मैं नहीं खिंचाऊंगा। हरिशंकर जी बोल रहे हैं। तो लेखक प्रेमचंद की व्यंग्य भरी मुस्कान देखकर आश्चर्यचकित है, सोच रहे हैं कि इस व्यंग्य भरी मुस्कान का आखिर क्या मतलब हो सकता है। क्या उनके साथ कोई हादसा हो गया, या होरी का गोदान हो गया? होरी अर्थात हरि का गोदान हो गया, या हल्कू किसान के खेत को नील गाय ने चर लिया है। ये जितनी भी बातें कर रहे हैं ना कि क्या हो गया है, कि होरी का गोदान हो गया, हल्कू किसान ने खेत को नील गाय ने चर लिया है, ये सारी प्रेमचंद जी की कृतियां हैं। जैसे माधो ने अपनी पत्नी के कफन को बेचकर शराब पी ली है, या महाजन के तगादे से बचने के लिए प्रेमचंद को लंबा चक्कर काटकर घर जाना पड़ा है। ये सारे प्रेमचंद की कृतियों में से ही उठाए गए हैं, वरना होरी का गोदान, हल्कू किसान खेत, ये सारी अलग अलग है। और प्रेमचंद जी के बारे में कहा जाता है कि जिन कहानी को लिखते थे ना, वो असल जीवन में वैसा फील करते थे। तो सोचो कि अगर हल्कू किसान के खेत को नील गाय ने चीर लिया तो उसको क्या होगा भाई साहब, बुरा लगेगा। वो हल्कू किसान कितना गरीब व्यक्ति है, कितना मुश्किल से उसने खेत जोता है, और सारी मेहनत किसने खा ली? नील गाय ने। परेशान हो गए, है ना। तो ऐसी कंडीशन है ना, व्यंग्य भरे हरिशंकर प्रसाद जी ने शब्द लिखे, क्या कमाल का लिखा है। क्या बोलते कि महाजन के तगादे से बचने के लिए प्रेमचंद का लंबा चक्कर काटकर घर जाना पड़ा, जिससे उनका जूता घिस गया और घिसकर उंगली बाहर आ गई। सॉरी। लेखक को याद आता है कि ईश्वर भक्त संत कवि कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर जीकरी आने जाने से घिस गया था। कवि कुंभन दास का जूता कहां आने जाने से? फतेहपुर सीकरी आने जाने से घिस गया था। अब ये उनका व्यंग्य
दूसरों के साथ उपमा देकर व्यक्त कर रहे हैं। अच्छा भाई वैसा हुआ था, उनका भी तो हुआ था, वो भी हुआ था, वो भी हुआ था। तो उस प्रेमचंद जी के दर्द को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये दर्द है, व्यंग्य है, चल क्या रहा है भैया। तो अचानक लेखक को समझ आया कि प्रेमचंद जी का जूता लंबा चक्कर काट से नहीं फटा होगा, बल्कि सारे जीवन किसी कठोर वस्तु को ठोकर मारते रहे होंगे। कहां से फटा है भैया? जूता फटा है बिल्कुल आगे वाली उंगली से। ये देखो यहां से। तो कहते हैं कि ये जूता ना घिसकर नहीं फटता ऐसे, अगर आगे से फटा है तो ठोकर मारते मारते फटा होगा। रास्ते में पड़ने वाले टीले बचकर निकलने के बजाय वे उसे ठोकरे मारते मारते रहे होंगे और उन्हें समझौता करना पसंद नहीं। इस प्रकार होरी अपना नेम धर्म नहीं छोड़ पाया। होरी का गोदान में देखते हैं हम, अपना नेम धर्म नहीं छोड़ पाया, या फिर नेम धर्म उनके लिए मुक्ति का साधन था। लेखक मानते कि प्रेमचंद की उंगली किसी घृणित वस्तु की ओर संकेत कर रही है, जिसे उन्होंने ठोकरे मार मार कर अपने जूते फाड़ लिए हैं। वे उन लोगों पर मुस्कुरा रहे हैं जो अपनी उंगली को ढकने के लिए अपने तलवे घिसते। अब देखो, अब फिर हो रहा प्राइड सा। क्या बोलते हैं कि उन प्रेमचंद के व्यंग्य क्या बोल रहे हैं वो हरिशंकर प्रसाद जी प्रेमचंद जी के लिए, उन्हें उस वस्तु को, उस आश निराशा को कभी स्वीकार नहीं किया जिस निराशा को स्वीकार करने के बाद व्यक्ति को झुकना पड़े। उन्होंने हमेशा उस निराशा को, उस अपमान को, या फिर उस वस्तु को जो उनको नीचा फील करवाएगी या फिर बुरी है, उसको ठोकर मारते मारते बाहर कर दिया। क्या करते हैं हम बच्चे लोग भैया, स्कूल से घर जा रहे होते हैं, पत्थर दिख गया तो उसको ठोकर मारते हैं मारते हैं मारते हैं मारते घर तक पहुंचा देते हैं। बिल्कुल वैसे ही प्रेमचंद जी ने क्या किया, कुछ ऐसी चीजें जो सही नहीं थी उनको ठोकर मारते मारते परे कर दिया, परंतु झुकना कभी भी स्वीकार नहीं समझा। तो इसके मतलब से ऐसा नहीं कि आपको घर जाते हुए पत्थर को ठोक ले जाना है, व्यंग्य की बात हो रही है इधर। तो बस आज का जो चैप्टर है हमारा यही होता है खत्म। कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। मैं चाहूंगा एक बार कंप्लीट स्टोरी आप इस बुक की पढ़ ले, है ना। हमारी तो समरी थी तो हमने मजेदार मजेदार किस्से उठा लिए। चैप्टर के बाद नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स, तो उसमें आपका चैप्टर जो है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। कैसा लगा वीडियो, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, और प्लीज डू सब्सक्राइब विंसम डिजिटल लर्निंग, सो आगे से आपको कभी भी जितने भी नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ, अगर कोई आपको वीडियो, कमेंट करो। फिर मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म पर नए चैप्टर के साथ। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।